नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में विश्वकर्मा योजना को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। मोदी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के समक्ष रखी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज तक हमेशा चिंता की है, उनके बारे में सोचा है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई है। उसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है, वो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए हैं। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, सुथार लकड़ी का काम, चर्मकार चमड़े का काम, राजमिस्त्री घर बनाने का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में फरीदाबाद में एक गौरक्षक समूह के प्रमुख बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने आज बिट्टू को एक दिन के रिमांड पर भी भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बिट्टू बजरंगी को राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। उस पर दंगा, सशस्त्र डकैती और आपराधिक धमकी सहित कई आरोप लगे हैं। वहीं अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें नजर आ रही है। पहली तस्वीर में आरोपी बिट्टू की पेशी की गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आरोपी कोर्ट से ले जाते हुए नजर आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री केंद्रीय और उनके साथ कई ऐसे मंत्री हैं जो कि सदैव अटल पर पहुंचे थे और पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। वीवीआईपी ने अटल जी को भी याद किया है। ये 5 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है जिसमें तमाम मंत्रीगण पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक मक्कार से फोटो जुड़ा है ना, नाम मक्कार है उसका। श्रद्धेय अटल जी करोड़ों दिलों पर राज करते थे और उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो निर्णय थे, उनका जो नेतृत्व था, वो देश ने लंबे समय तक देखा। संसद से लेकर सड़कों तक उनके काम को, और उनसे कई पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला।
हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहेंगे। वाजपेयी जी की आज उनके बताए कदम पर आज भी बीजेपी चल रही है, आज भी उन्हीं की पॉलिसीज पे काम। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल जी जो अदम्य साहस का प्रतीक थे और एक प्रखर चेतना के पुंज थे, निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है, उस अवसर के पीछे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्वर्गीय अटल जी का अद्वितीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, न भुलाया जा सकने वाला योगदान है। उनकी ये चेतना कि हम देश के सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित करके ही देश को परिवर्तित कर सकते हैं, उसी चेतना पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रवाहित होते हुए आज काम कर रही है। हम सब लोगों ने आज आकर यहाँ अटल जी को अपने प्रिय नेता, जिनके साथ में मेरे जैसे देश के लाखों लाख कार्यकर्ता एक सहज जुड़ाव और संबंध अपनापन का महसूस करते थे, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर, वाजपेयी जी ने हमेशा से करप्शन के इशू को उठाया है, हमेशा से इस पर बात करी है, उसी को ही पीएम मोदी ने कल रेड फोर्ट से भी बोला, लेकिन ऑपोजिशन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कर रहा है। दिखता है कि ये स्थान नहीं है कि जहां मैं किसी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करूं, लेकिन निश्चित ही और बहुत लोग आए, आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने, संगीत में श्रद्धांजलि भी अभी दी गई, सभी आए और हमारे एनडीए के साथी भी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बहुत विराट था। जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं उन्हीं पर ही बीजेपी आज तक काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला, लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट अ शो। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कल? देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है, और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा है कि मोदी जी अपनी पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने की उदार कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगी। वहीं वाजपेयी जी की तरह ही संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि खड़गे अहंकारी है, उनके पास कोई आधार नहीं है। जहां भी भाजपा सरकार में नहीं है, जहां भ्रष्टाचार है, 1700 करोड़ रुपए से बने पुल डूब रहे हैं, चारों तरफ हत्या हो रही है, ऐसे में वो धार्मिक राजनीति करते हैं। जबकि मोदी जी की बात करें तो एक देश के रूप में एक साथ चलने के बारे में कहते हैं। नीतीश जी को ये सोचने की जरूरत है कि वो अलग क्यों है। अटल जी ने उन्हें इतना सम्मान और प्यार दिया, उन्हें सोचने की जरूरत है कि आज वो उन लोगों के साथ है जिन्होंने उन्हें जंगल राज का हिस्सा बताया था। कहने को तो कोई भी कर सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग कहते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो कहते हैं? आज अगर देश में कहा जाए और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है, देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है, पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं, समूचे देश को
एक करके चलने की बात करते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ है। अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी। उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये में सजा बंद हैं और ये जमानत पर हैं, वैसे लोगों के साथ रह करके अपने छवि को बर्बाद कर। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार पर नेहरू विरासत को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज एक प्रतिष्ठित संस्थान को एक नया नाम मिला है। विश्व भर में प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की होती है तो पीएम मोदी के पास भय और असुरक्षाओं का पिटारा रहता है। वही इस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। ऐसा है कि रोज ही चल रहा है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत तौर पर यह भूमिका है कि जो नामकरण कोई भी जगह का हुआ है उसको बार बार राजनीतिक हालात बदलते हुए रोज नामकरण बदलते जाएंगे तो वो उचित नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दीजिए। देश में नया कुछ बनाना, नाम जरूर दीजिए ना। एकाध कोई नई चीज बनती है उसका नामकरण करें। अब रोज व्यक्तियों के नाम बदलेंगे, संस्थाओं के नाम बदलेंगे, तो ये नाम बदलने के सिलसिले से लोगों में मुझे लगता नहीं कोई एप्रिसिएशन है सर। नहीं, देखिए ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना। किसी चीज को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी और यही हम लोग बार बार करें। अब बनाइए ना म्यूजियम बनाने में क्या, किसी पे भी बनाइए। मैंने भी वो म्यूजियम देखा है, उसमें आप आश्चर्य के बाद देखिएगा कि खैर वो तो दूसरी बात है कि सरकार को पता ही नहीं है जवाहरलाल नेहरू की क्या, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो शायद ऐसा लगता है कि अगर जितना काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उससे शायद ज्यादा काम देवेगौड़ा ने अपने 16-17 महीनों में कर दिया होगा। नहीं, उसके ऊपर भी उनके पास बचा क्या है। सिर्फ नई बात कोई बना के नहीं, जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंगें बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार है। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का उस नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आजादी दिलाई,
उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार का। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल आज से वो जाना नहीं जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम हट जाएगा। लाख कोशिश कर लो मोदी जी, आपकी सरकार कर ले, और जितनी लंबी लाइन वो खींच के गए हैं ना, उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं कर पाती। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज बोले हैं, इनको ना हिंदुत्व से लेना देना है और ना ही देश से और ना समाज से। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर सियासत जारी है, जिस पर सीएम शिवराज ने कहा है कि ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी की दिल्ली इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के बीच एकजुटता की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि आज ही की हमारी बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुई। आगामी चुनाव में किन मुद्दों पर हम मुखर होंगे, कौन से रणनीति तौर तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस पर चर्चा की गई। आज की हमारी जो बैठक थी आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी की प्रेजेंस में उपस्थिति में हुई, और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट चुनाव को नज़र में रखते हुए उसके लिए पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या समस्या है और किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो विषय में चर्चा के लिए और इनके मार्गदर्शन के लिए आज की बैठक हुई थी। पूर्वी चंपारण में सेल्फी लेते समय बता दें कि एक लड़कियों के डूबने से मौत की खबर सामने आ रही है, जहां घटना चकिया थाना क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त की खुशी में मस्तीन करते बच्चे गंडक नदी के किनारे खेल रहे थे। इसी दौरान दो लड़कियां सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में डूब गई। दोनों डूबी लड़कियों को खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। तो वहीं इस संबंध में सीओ हेमंत कुमार झा ने बताया है कि सेल्फी लेने के दौरान दो लड़कियों का पैर फिसला, जिसके कारण वो नदी में डूब गई। अब एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात का असर अब मुरादाबाद में भी देखने को मिल रहा है, जहां कोसी नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आधे दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि बाढ़ की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी बाढ़ का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। और 15 अगस्त को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अमृतसर में उस समय हुए बंटवारे, हिंसा और मारे गए लोगों की याद में श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास की गई। जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने हर साल 16 अगस्त को अरदास करने के आदेश भी दिए। जत्थेदार ने सरबत की शांति के लिए भी अरदास की। इसके साथ ही जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने बताया कि 1947 में आजादी के समय दोनों देशों के 10 लाखों बेकसूर लोगों ने जान गंवाई थी। करोड़ों लोग बेघर हो गए थे। अपनी जमीनों को छोड़कर उन्हें कहीं और जाकर बसना पड़ा था। सभी आजादी तो मनाते हैं, लेकिन इन्हें कोई याद नहीं करता। इसलिए उनकी आत्मिक शांति के लिए श्री अकाल तख्त साहिब पर आज अरदास की गई। जिंद में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं, जहां मरीज मुफ्त इलाज योजना जिंद वासियों के लिए वरदान बनी है। आपको बता दें कि मरीजों को मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत फ्री इलाज मिल रहा है, जहां पिछले साल जिंद के सामान्य अस्पताल में योजना के तहत 2 करोड़ की राशि मिली थी, तो वहीं इस साल सरकार की तरफ से सामान्य अस्पताल को 50 लाख योजना के तहत मिल चुके हैं। मरीजों का कहना है कि सरकार की यह योजना हमारे लिए वरदान साबित हुई है। सरकार की तरफ से योजना के तहत फ्री
इलाज, फ्री दवाइयां, फ्री एक्सरे सहित कई मेडिकल टेस्ट मुफ्त मिल रही हैं। साथ ही सामान्य अस्पताल में आई मरीजों ने हरियाणा के मनोहर सरकार को धन्यवाद दिया। खबर रोहतास से है, जहां घर से खेत के लिए निकले किसान का शव को 2 दिन के बाद चनारी थाने के पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि मृतक किसान रोहतास जिला के शिवसागर थाना क्षेत्र के मझुई गांव का विमल पासवान बताया जा रहा है। साथ ही घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक किसान विमल पासवान के भाई कमला पासवान ने बताया कि बीते 14 अगस्त को घर से खेत के लिए निकले थे, जहां 2 दिन तक घर नहीं पहुंचने पर 2 दिन से तलाश लगातार जारी थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने केनार गांव के नहर के पास से किसान विमल पासवान का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके बाद से परिजनों को शव सौंप दिया गया है। तो वहीं आगरा में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो गया है, जहां ताजमहल में फोटोशूट के लिए ट्रॉफी लाई गई है। आपको बता दें कि यूपी में 5 मैच खेले जाएंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में अक्टूबर और नवंबर में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फीवर देशवासियों के सर पर चढ़कर बोलना शुरू कर चुका है। तो वहीं बुधवार सुबह क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी ताजमहल पहुंची, जहां उत्साहित क्रिकेटर प्रेमियों ने ट्रॉफी के साथ फोटो लेने की होड़ मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से व्यवस्था संभाली। साथ ही देश में 5 अक्टूबर से आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत होने वाली है। और शिकार की तलाश में गुलदार बिजनौर आया, जहां वन विभाग के जरिए लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। आपको बता दें कि खेतों पर काम करने गए किसानों ने पिंजरे में फंसे गुलदार को देख वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद गुलदार को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम गुलदार को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ले गई। और अमरोहा नौगावा सादात थाना क्षेत्र के कस्बे में ई रिक्शा चालक छात्रों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, जहां स्कूली बच्चे ई रिक्शा पर लटक कर सवारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई छात्रों के ई रिक्शा पर लटक कर सवारी करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैनपुरी जिला कारागार में अनिरुद्ध बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां मृतक व्यक्ति गांजे की तस्करी में पकड़ा गया था। आपको बता दें कि इस व्यक्ति को आज जेल में बंद हुए 29 दिन हो गए थे। तो वहीं आरोपी की बेल न्यायालय से 2 बेल खारिज हो चुकी थी। इनका मुकदमा हाईकोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।